अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, बात करेंगे आसमान को छूती हुई उस महंगाई पर जिस पर न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की अवाम बिलबिला उठी है। भले आप बिजली के निर्खों की बात करें या पेट्रोल की कीमत की बात करें, जिस पर अभी हाल ही में हमने देखा कि आज ₹10.5 का इजाफा देखकर जाहिर है कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और वो डेली वेजर्स और वो बेचारे जो बहुत ही लो इनकम ग्रुप में फॉल करने वाले लोग हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर अपना बजट नए सिरे से तरतीब देते हैं, उनके लिए तो उनके सर पर तो वाकई पेट्रोल बॉम्ब गिर गया है। लेकिन हुकूमत इस हवाले से बताती है, जो कि एक तरह से बात दुरुस्त भी है, कि जब आप एक कमोडिटी पाकिस्तान में पैदा ही नहीं करते, पाकिस्तान में कोई तेल के ज़खायर मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान डोमेस्टिकली फैसला कर सके कि पेट्रोल की कीमत क्या होगी। जाहिर है जब आलमी सतह पर 7 साल की हाईएस्ट पीक पर पहुंच रहा है पेट्रोल का कीमत, तो जाहिर है कि पाकिस्तान में भी उसका असर आएगा। जिस तरह दीगर ममालिक में, जो दूसरे ममालिक से जहां पर तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो उनसे इंपोर्ट करते हैं, तो उन सब पर यह फर्क पड़ा, लिहाजा पाकिस्तान में भी फर्क पड़ा। लेकिन क्या कीजिए कि पाकिस्तानी अवाम को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जिसने अपने बच्चों का पेट पालना है, जिसने अपने बच्चों की चीजें पूरी करनी है, घर वालों के नान नफके का बंदोबस्त करना है, उसको इस बात से गर्ज नहीं कि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में लोग किस तरह से बिलबिला रहे हैं महंगाई पर। वो कहते हैं कि हमारा बजट दुरुस्त होना चाहिए। सो इस हवाले से नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पहले सेगमेंट में, और उसके बाद दूसरे सेगमेंट में जरा पाकिस्तान की सियासत पर भी गौर करेंगे कि ये डीजीआई की तकर्री का मामला क्यों इतना तूल पकड़ गया और अभी तक वो समरी क्यों नहीं सामने आ सकी, नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो सका समरी साइन होने के बाद, उस पर भी बात करेंगे और दीगर सियासी इशूज पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज मशियात जनाब आबिद क़य्यूम सुलेहरी साहब। सुलेहरी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुलेहरी साहब, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान में ये जो पेट्रोल बॉम्ब आया है, इसको किस तरह से देखते हैं? जाहिर है कि हुकूमत पर पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा सीखपा है, ना सिर्फ ऑपोजिशन को वोट करने वाले लोग बल्कि हुकूमत के अपने वोटर्स भी अब परेशान हैं कि अब लगता है घबराना शुरू कर दें। कैसे देखते हैं इसको? देखिए मिलिया, मेरा ख्याल है कोई भी हुकूमत इस वक्त होती, सपोज पीटीआई ना भी होती, कोई और हुकूमत होती इस वक्त, तो वो भी शायद यही कर रही होती जो कि इस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट कर रही है। यानी कि जो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो अब इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको पास ऑन किए बगैर चारा नहीं है। एनर्जी सर्कुलर डेट जो था वो क्यों पैदा हुआ? एनर्जी सर्कुलर डेट इसलिए पैदा हुआ कि 2007 में शौकत अजीज साहब की हुकूमत में जब कीमतें $55 पर बैरल से $110 पर बैरल पे गई, दुगनी हो गई, तो सिर्फ 9% वो पास ऑन की गई अवाम पे एक सियासी फैसले के तहत इलेक्शन आने वाला है, और वहां से वो सर्कुलर डेट बढ़ता बढ़ता आज 2600 अरब रुपए पर पहुंच गया है, जो कि पाकिस्तान के दफाई बजट से, जो साल का दफाई बजट से, उससे तकरीबन दुगना हो गया है। तो अब जब आज कल की अगर आप कीमत को देखते हैं तो कल $85 पर बैरल थी इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट की प्राइस। अब इस प्राइस को या तो हुकूमत जो है फिलहाल एक सियासी लिहाज से अच्छा फैसला कर ले, इसको पास ऑन ना करे, तो उसका नतीजा ये होगा कि एनर्जी सर्कुलर डेट मजीद बढ़ जाएगा, मजीद दर्द-ए-सर बनेगा, या फिर हुकूमत को थोड़ा सा इस पे एक नॉन पॉपुलर डिसीजन करना था। एज ए कंज्यूमर मेरी और आपकी ओपिनियन वही है जो कि आपने फरमाई। जाहिर है हम जब जाके गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, आप अभी डलवा के आ रही होंगी तो आपको पता है कि पेट्रोल महंगा होना कितना पिंच कर रहा है, लेकिन हुकूमत के लिए भी ये उतना ही पिंचिंग है। जाहिर है कि एक हुकूमत जिसने के साल 1.5 साल के बाद इलेक्शन मोड में आ जाना है, उसके लिए ये कोई आसान फैसला नहीं है, लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं है। और जैसा कि आपने कहा, जैसे पाकिस्तान के एनर्जी सार्फिन का नहीं, ये पूरी दुनिया के एनर्जी सार्फिन इसी कर्ज में मुब्तला है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सुलेहरी साहब, मैं आपकी ट्वीट देख रही थी, अब से चंद घंटे कबल आपने ट्वीट की है, तो मैं चाहूंगी कि वो एक दफा मैं आवाम को पढ़ के सुना दूं और फिर आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि आपकी इससे क्या मुराद है। आप कहते हैं कि जी, amidst record high global oil prices, government took unpopular but sane decision to contain energy circular debt to protect people falling in lower 40% of income quintile from inflationary shock. It should give them targeted subsidies. Time for across the board subsidies is over now. ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि आपको हुकूमत का कौन सा फैसला सेन लग रहा है और कौन सी डायमेंशंस आपको इसकी लग रही हैं कि जो दुरुस्त इस फैसले को साबित कर रही हैं।
जी सेम तो जैसे कि मैंने कहा कि हुकूमत के पास ऑप्शन थी, प्राइम मिनिस्टर ओगरा की समरी अप्रूव ना करते और ये तेल की कीमतें जो है वो 10 रुपए ना बढ़ती, लेकिन उससे आपका निजी सेक्टर डेट बढ़ जाता। इस वक्त अगर आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद ना तो फैटफ और ना IMF आपको किसी किस्म की कोई रियायत देने के लिए तैयार है अमेरिकन दबाव के तहत। अब पाकिस्तान को IMF में रहना इसलिए जरूरी है कि हमने अपने इस बढ़ते हुए ट्रेड इम्बैलेंस को, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसको पूरा करने के लिए IMF की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक और ADB के साथ जो मुख्तलिफ का प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको पूरा करने के लिए IMF के लेटर ऑफ कंफर्ट की जरूरत है। तो IMF से निकल के पाकिस्तान मजीद मुश्किलात में मुब्तला हो जाएगा। अगर ये अफगान विड्रॉल ना होता तो शायद IMF हुकूमत की थोड़ी सी बात मान लेता। अभी जो 6 और 7 रिव्यू चल रहा है, शौकत तरीन साहब इस वक्त वाशिंगटन में है, लेकिन इस वक्त उनकी बात माने बगैर चारा नहीं। और वो बात को गलत नहीं कह रहे, वो सिंपल ये कह रहे हैं कि दुनिया का कोई कारोबार जो है वो नहीं चल सकता अगर आप महंगे दामों खरीदते जाएं और उसको सस्ते दामों बेचते चले जाएं। ये तो सरासर घाटे का सौदा है। जो मैंने ट्वीट में इशारा किया था वो ये था कि देखिए एक बड़ी गाड़ी है, वो 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर वो करती है, ठीक है। अब अगर एक बड़ी गाड़ी वाला 10 लीटर रोजाना का पेट्रोल डलवाता है और एक मोटर बाइक वाला भी 10 लीटर पेट्रोल डलवाता है, तो मोटर बाइक वाला उस 10 लीटर में 20 दिन गुजारेगा, जबकि बड़ी गाड़ी वाले के लिए मुश्किल से वो 1 दिन का है। तो आप गरीबों के नाम पे, लोअर मिडिल क्लास के नाम पे सब्सिडी किसको दे रहे हैं? सब्सिडी आप उनको दे रहे हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। और यही चीज मैंने अपनी ट्वीट में उसकी तरफ इशारा किया था कि आपके पास इस वक्त डाटा मौजूद है, नादरा का डाटा है, FBR का डाटा है, एक्साइज का डाटा है, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा है। आइडेंटिफाई कर लें कि किन लोगों के पास चिंची है, रिक्शा है, मोटर बाइक है, उनको डायरेक्ट पेमेंट देना शुरू कर दें पर मंथ। लेकिन बाकी जो है इम्पैक्ट वो पास ऑन करना पड़ेगा, वरना ये जो कंपनी है ये चल नहीं सकेगी, ये बिजनेस नहीं चल सकेगा कि आप इसको सब्सिडाइज करते जाएं और एनर्जी सर्कुलेट बढ़ाते जाएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सुलेह साहब, मुझे याद पड़ता है कि कुछ ही अरसे पहले की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, कि अचानक से ब्रेंट ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा गिरी थी आलमी मंडी में, और उस वक्त बहुत शोर मचा था कि जो 26-27 रुपए अचानक से पेट्रोल अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि चूंकि आलमी सतह पर इसकी कीमत इतनी लगभग कम हुई है तो हमें भी इसका फायदा मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त क्या अवामिल थे? क्योंकि जब इजाफा होता है तो वो तो फौरी तौर पर अवाम पर ट्रांसफर हो जाता है, बेचारा वो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो फौरी तौर पर आता है, 10 रुपए महंगा, 12 रुपए महंगा, 5 रुपए महंगा। लेकिन जब सस्ता होता है आलमी मंडी में तो तब जिस तरह पिछली बार नहीं अवाम को उस तरह से फायदा मिल सका, उसकी क्या आपको वजूहात समझ में आती हैं कि क्यों नहीं मिल सका था अवाम तक, वो फायदा क्यों नहीं ट्रांसलेट हुआ? देखिए वो क्वेश्चन रखना पड़ता है हुकूमत को, ताकि जब इजाफा हो तो सारा का सारा पास ऑन ना करना पड़े। अगर आप पिछले 15 दिन का और इन 15 दिनों का गवर्नमेंट टैक्सेस और ड्यूटीज को देख लें तो वो सेम है। यानी इसमें सिर्फ ऑयल की बेस प्राइस जो इंटरनेशनली बढ़ी है वो है। आपको पता है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो कितनी बजट में रखी थी हुकूमत ने, 30 रुपए पर लीटर, लेकिन जो चार्ज हो रही है वो हो रही है 5 रुपए पर लीटर। तो 5 रुपए 18 पैसे जो है वो गालवन पेट्रोल पे है, 5 रुपए 80 पैसे के करीब जो है वो डीजल पे है। तो हुकूमत ने पेट्रोल जो लेवी है वो नहीं बढ़ाई है। पेट्रोल पे इस वक्त अगर आप सारे हुकूमती टैक्स मिला लें, कस्टम ड्यूटी होती है, उस पर जनरल सेल्स टैक्स है और उस पे जो आपकी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, तो सारा मिला के पेट्रोल पे 22 रुपए पर लीटर है और डीजल पे तकरीबन 25 रुपए पर लीटर है। तो इससे आप खुद देख सकती हैं कि वो जो क्वेश्चन है वो इसीलिए हुकूमत इसको सब्सिडाइज कर पा रही है, वरना तो इसका रेट जो है वो बहुत हाई हो जाता। अगर आप 17% GST ले रहे होते जो कि इस वक्त 17 नहीं है, लेस देन 10% है। इसी तरह से लेवी जो है वो भी 30 रुपए नहीं, वो 5 रुपए पर लीटर है और कस्टम ड्यूटी जो है वो भी लेस देन 10% है जो कि इस वक्त दी जा रही। तो इन सारी चीजों को अगर आप मिला के देखें तो ये वही क्वेश्चन है जो कि हुकूमत ने अपने पास रखा था जबकि कीमतें कम हुई और सारा इम्पैक्ट पास ऑन नहीं हुआ। अच्छा, ये भी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सेल्स टैक्स जो है वो बहुत हद तक कम किया गया है, ड्यूटीज भी कम की गई हैं, मतलब तकरीबन 7% तक जो वजारत खजाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम भी बात करते हैं कि लगभग इतना है। और जाहिर है कि ये आप एक तरह से हुकूमत कुर्बानी तो दे रही है जिस हद तक वो दे सकती है आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन जाहिर है कि बड़ी एक मुश्किल सी
सिचुएशन है जिसमें अवाम इस वक्त फंस चुकी है। अच्छा, ओवरऑल सुलैह साहब, चूंकि जाहिर है कि आप मईशत पर बहुत गहरी नजर रखते हैं, तो आप ओवरऑल कैसे देखते हैं हालात को? क्योंकि जो मिडिल क्लास में फॉल करने वाले लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास वाले लोग, वो तो बहुत ज्यादा परेशान है माली तौर पर। सिर्फ पेट्रोल तो एक कमोडिटी है, ओवरऑल चूंकि खाने पीने की अशिया भी, जो खाने का तेल, वो इस कदर महंगा हो चुका है आलमी मंडी में, तो मिडिल क्लास कहां जाए? उसके लिए हुकूमत क्या क्या मजीद बेहतर स्टेप्स ले सकती है जो आपके ख्याल में मजीद इंप्रूवमेंट ला सकते हैं? क्योंकि लोअर इनकम ग्रुप के लिए तो चलें एहसास प्रोग्राम आ गया, एलीट को उस तरह फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने कहा कि बड़ी गाड़ी वाला 10 लीटर तो एक दिन का उसका फ्यूल है, तो मिडिल क्लास बेचारी क्या करे और हुकूमत उनके लिए क्या मजीद बेहतरी कर सकती है? जी, देखिए, पिछले साल जब कोविड आया था तो आर्मी इदारों ने 3 तरह की वार्निंग्स दी थी। एक तो कोविड के बारे में हेल्थ की वार्निंग, दूसरा उन्होंने आर्मी के साथ बाजारी रिसेशन की वार्निंग दी थी, और तीसरी वार्निंग थी फूड क्राइसिस की। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान इन तीनों महाजों पे बाकी दुनिया से बेहतर रहा है। हर इंसानी जान बहुत कीमती है, और जितनी जाने हमसे जितने प्यारे रूठे कोविड के दौरान, वो एक गम अपनी जगह, लेकिन अगर आप बाकी दुनिया का गम देखें तो उसके मुकाबले में हमें अपना जो गम है वो काफी छोटा नजर आएगा। हुकूमत ने काफी हद तक इसको कंटेन किया। सिमिलरली रिसेशन जो थी, हम रिसेशन मोड में एंटर नहीं हुए। मुआशियात के में जो लोग इंटरेस्टेड है वो जानते हैं कि 2 फिनोमिनन होते हैं, एक इन्फ्लेशन, एक स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई होना, और स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी नेगेटिव चली जाए और आपकी महंगाई भी बढ़ जाए। तो दुनिया के अक्सर ममालिक जो थे वो स्टैगफ्लेशन का शिकार हो गए। पाकिस्तान में महंगाई बिल्कुल हुई है, मानना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो रोजमर्रा एक मुआशी सरगर्मियां हैं वो पहिया भी जारी रहा, जिसकी वजह से कि महंगाई तो है लेकिन लोगों को कुछ ना कुछ कमाने का मौका जो है वो मिल रहा है। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हों। इसमें जो चीजें करना पड़ेंगी, स्पेशली एनर्जी के हवाले से, इंपोर्टेड एनर्जी की जो कॉस्ट है उसको तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो मुल्क के अंदर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं उनको गवर्नमेंट को डेफिनेटली इंप्रूव करना होगा। यहाँ से रिकवरी नहीं होती है। इस वक्त आप देखिए, हेस्को जो है हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन, पेस्को पेशावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन, कैस्को कोयटा वाले, कोयटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन या सखर इलेक्ट्रिसिटी, ये पाकिस्तान के चंद टॉप में आते हैं डिस्कोस में। यहाँ पे की रिकवरी 30% से भी वहां पे डिफॉल्ट हो रहा है, 30%, 39% तक लॉसेस हैं, तो उसको पूरा करना होगा। अगर वहां से रिकवरी नहीं हो रही तो बिल कौन दे रहा है? मैं और आप दे रहे हैं ना उनके जो लॉसेस हैं। इसी तरीके से गैस के जो अनफोर्सीन लॉसेस हैं उनको बेहतर करना होगा। तो ये वो चीजें जो कि गवर्नमेंट कर सकती है और उसको करना पड़ेगा। जो तीसरी चीज है वो है आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, जो कि सूबाई हुकूमतों को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेने हैं। वफाकी हुकूमत शायद उस पर उतना नहीं कर सकेगी, और वो ये है कि जो मंडी का होलसेल रेट है और जो रिटेलर का रेट है कंज्यूमर का, उसमें डिफरेंस जो है उसको कम करना। यानी आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी ये फल जो हैं, आप इनका मंडी का रेट देखें और आप इनका रेट देखें जो कि कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, और वो उसका जो है फर्क, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से कम करना होगा। तो ये कुछ चीजें जो कि करना पड़ेंगी। लेकिन एनर्जी पे अगर आप आते हैं तो एनर्जी जो अगले 3 माह है, मैं इसको कोई कम होता हुआ नहीं देखा कीमतों को। ओपेक की कल भी एक मीटिंग हुई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की। पिछला पूरा साल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए मंदे का साल था। उसमें उन्होंने जितना खसारा किया, तो इस वक्त ओपेक अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने पे राजी नहीं है, और अगर ओपेक की प्रोडक्शन नहीं बढ़ती तो सप्लाई जो है वो कंस्ट्रेंट रहेगी। सप्लाई कम होगी तो आलमी मंडी में एनर्जी की कीमतें, खा वो गैस है, वो कोयला है, वो क्रूड ऑयल है, उसकी कीमतें बरकरार रहेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आज ही वजारत खजाना में मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स शेयर किए कि जी इस बार 15 अक्टूबर 2021 आखिरी तारीख थी टैक्स रिटर्न फाइल करने की, तो 26 लाख टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई, जिससे लगभग 50 अरब रुपए जनरेट हुए हैं, और पिछले साल ये 10 अरब रुपए जनरेट हुए थे। तो ये तो देखिए 40 अरब रुपए का इजाफा है सुलैह साहब। तो ये तो हुकूमत के पास अब और भी मार्जिन नहीं आ जाता कि वो पेट्रोल में, खाने पीने की अशिया में मजीद सेल्स टैक्स को स्क्वीज कर सके?
देखिए, अगर यहाँ पे हुकूमत स्क्वीज कर देगी तो उसका रेवेन्यू स्क्वीज होगा। रेवेन्यू अगर पूरा नहीं होगा तो हुकूमत क्या करेगी? कहीं और पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देगी। यानी आप कान को दाएं हाथ से पकड़ लें या बाजू घुमा के पकड़ें, हमें ये भी तो देखना है कि रेवेन्यू जो है वो तो चाहिए। जो इस वक्त रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत कोशिश कर सकती है, और वो एक बड़ा अच्छा इकदाम था कि पिछले सालों की निस्बत 15 अक्टूबर डेडलाइन करार दे के 15 अक्टूबर के बाद टैक्स रिटर्न के लिए फर्दर डेट एक्सटेंड नहीं हुई। वरना पाकिस्तान की जो हमारी अपनी मेंटेलिटी है वो यही है कि हम लास्ट डेट पे टैक्स रिटर्न जिन्होंने जमा करानी होती है वो करवाते हैं, उससे पहले नहीं करवाते। तो आपको एक रिकॉर्ड उसमें टैक्स भी मिला है, उसकी जो टैक्स रिटर्न भी आ गई। अभी हुकूमत चूंकि डाटा ट्रायंगुलेशन पे जा रही है, एफबीआर का, नादरा का, स्टेट बैंक के तहत जो कमर्शियल बैंक्स का डाटा है वो शेयर हो रहा होगा। तो बहुत से लोग जो टैक्स अवेडर्स हैं या टैक्स अवॉइडर्स हैं, उनकी तफसील हुकूमत के सामने आ जाएगी। ये तकरीबन हर हुकूमत के पास आ जाती है ये तफसील, लेकिन उसके बाद फिर बहुत से जो हैं इम्प्लीमेंटर्स उनके पार जलते हैं। तो उम्मीद है कि इस दफा पार नहीं जलेंगे, और जिन लोगों को जिनका तर्ज जिंदगी मुताबिकत रखता है उनकी टैक्स रिटर्न से, उसको तो कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो लोग टैक्स नहीं दे रहे अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक, उनके घेरा तंग किया जाए ताकि डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जा सकें। और आखिरी सवाल सुलैही साहब, हमें पता है कि आपको जल्दी है, आपको जाना है, बस आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे कि एक बहुत एतराज आता है हुकूमत पर। जाहिर है कि पीटीआई की हुकूमत है, कोई और भी होती तो उस पर जाहिर है कि ये एतराज जरूर आता कि चलें आलमी सतह पर जो कीमतें बढ़ रही हैं उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते एज फार एज इंपोर्टेड गुड्स आर कंसर्न्ड। जहां पर आप करते हैं इंपोर्ट है वहां आप क्या कर सकते हैं? तो एक बात तो बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की कि जो प्राइस कंट्रोल कमिटीज हैं, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको बहुत फाल होने की जरूरत है। जो आपके ट्रांसमिशन के लॉसेज हैं, अगर बिजली की बात की जाए, उनको भी ठीक करने की जरूरत है। लेकिन सुलैही साहब, एक बात ये की जाती है कि भारत हो या श्रीलंका हो, जो दीगर ममालिक हैं, रीजनल कंट्रीज का ही अगर आप तकाबली जायजा लें तो उनका पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होता हुआ एक ट्रेंड दिखाई देता है। पाकिस्तान में इनकम उस तरह से नहीं बढ़ रही अगर अखराजात बढ़ रहे हैं। सो इसके लिए अगर आपके क्विक 2 सेंट्स हुकूमत को क्या मशवरा होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारा जीडीपी को रीबेस होने की जरूरत है। हमारी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज जो कि पिछले 10 सालों में होना शुरू हुई है, वो हमारा जीडीपी जब हम निकालते हैं तो सिंपली उसको कवर ही नहीं करता। उसमें अभी भी जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जब हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं तो उनकी तादाद वही 2-3 है, जबकि अब आपको पता है कि आपके पास गाड़ियां बनाने वाले जो असेंबली है, प्लांट्स हैं, वो कितने बढ़ गए। उसमें अभी भी जो आपकी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो उस तरीके से कैप्चर नहीं होती है, जबकि आपको मालूम है कि इस वक्त मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो मुख्तलिफ पोर्टल प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस वक्त ऑनलाइन जिन पे के सारा बिजनेस हो रहा है, खा वो आप कैब सर्विस ले रहे हैं या आप खाना मंगवा रहे हैं या आप अपनी बाकी शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपकी जीडीपी को अगर रीबेस करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि हमारा वो सारा जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में चीजें हो रही हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट हो जाए तो जीडीपी भी बढ़ जाएगी। और जब जीडीपी बढ़ती है तो आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो भी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। लेकिन ऑब्वियसली वो अभी शायद हुकूमत उस पर सोच रही हो कि कब उसको रीबेस करना है, लेकिन इसको कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। आबिद सुलैही साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे नाज़रीन 2 बातें मेंशन करना है। एक तो ये कि एफबीआर ने जो नया एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ करवाया है, ये इंशाल्लाह बहुत से ऐसे लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शंस करते थे, जिस तरह से आबिद क़य्यूम सुलैही साहब ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि लोग अपनी जो ट्रांजैक्शंस होती थी उनको फॉर्मल किसी चैनल पर आने ही नहीं देते थे कि पता ही ना चले कि कितने का लेन देन हुआ, कितना कमाया, क्या रेवेन्यू है। जाहिर है फिर जब कितना कमाया जब उसका नहीं पता तो फिर टैक्स कौन देगा, टैक्स लगाएगा कौन, पूछेगा कौन। सो इस चीज़ पर ज़रा एफबीआर अब काफ़ी फाल हो गया है। और दूसरा ये कि जाहिर है कि जब नादरा और एफबीआर और ये सारे जो अगर मिलकर ये एक दूसरे को भी रिपोर्ट शेयर करें और उन डिफॉल्टर्स को पकड़ा जाए जो असल गरीब अवाम का हक मारते हैं, करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी करके, उन लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है। ये बड़ी बड़ी मछलियां जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करती आई हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने सोचा कि आपको बताती चलूं। अगले सेगमेंट में नाज़रीन कुछ थोड़ी बहुत पाकिस्तान की ओवरऑल हालात पे बात करेंगे, क्योंकि आज तो लोग सिर्फ पेट्रोल पर ही बात कर रहे हैं कि जी महंगाई का एक नया तूफान खड़ा हो गया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ थोड़ा सा पाकिस्तान के सियासी उमूर पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्रंट पर क्या हो रहा है, जिसको महज कहा जा रहा था कि ये तो चाय की प्याली में हल्का फुल्का सा तूफान है,
वो आखिर क्या वजह है कि अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया, और जाहिर है कि जितनी देर हो रही है हुकूमत की जानिब से इस मामले को निपटाने में, उतना ही फिर मीडिया पर और दीगर हलकों में फिर स्पेकुलेशंस भी बढ़ती जा रही हैं। सो इसको कब तक रिजॉल्व किया जाएगा, अपने नए अगले पैनलिस्ट से पूछेंगे अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी, और ये कि जो नए DGISI की तकर्री का जो नोटिफिकेशन है वो क्या गाना था, इंतहा हो गई इंतजार की। तो अब पाकिस्तान की अवाम भी इंतजार कर करके थक चुकी है कि हुकूमत की जानिब से आखिर क्यों नोटिफिकेशन में ताखीर हो रही है। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब और जनाब अतहर काज़मी साहब, दोनों ज़बरदस्त सियासी तज्ज़िया निगार भी हैं, स्ट्रेटेजिक इशूज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, देखते हैं। और जनरल साहब तो हमारे जो हैं वो फ्रंट लाइन सोल्जर भी रह चुके हैं। तो जनरल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनरल साहब, ये तो मान लिया कि जो ड्यू प्रोसीजर था वो फॉलो ना होने का हुकूमती सतह पर एक शिकवा ज़रूर मौजूद था, लेकिन अब क्या देर है। अब तो सारी बातें, हुकूमत तो कहती है मुशावरत मुकम्मल हो गई और जल्द हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है क्यों देर हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इन्होंने बताया है मसला कि जी कुछ टेक्निकी खराबी थी, गलती थी या कुछ, उससे तो यही अंदाजा होता है जी कि कोऑर्डिनेशन का कोई मसला था। तो वो तो बड़ी जल्दी 15-20 मिनट में टेलीफोन कॉल पे आपका रिजॉल्व हो जाता है, और ये इशू हो जाना चाहिए था। और ये गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए था कि ये इशू अगर पब्लिक में आ गया तो बड़ा तमाशा इसका बनेगा। बिल्कुल। और ये होना नहीं चाहिए था। बिलावजह आपके दुश्मनों को भी मौका मिल गया जगहसाई का। बिल्कुल। तो इसमें एक ट्रेडिशन है, या जिस तरह वो पहले से चला आ रहा है सिस्टम, उसके तहत तो यही है कि 3 नाम जाते हैं या कई दफा 4 चले जाते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उस पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को उनका बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं होता, तो अमूमन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से वो डिस्कस करके वर्बल अप्रूवल दे देते हैं किसी की, जो भी रिकमेंडेड होता है अमूमन, और फिर बाद में समरी जाती रहती है। अब यहाँ पे पोस्टिंग ऑर्डर काफी बड़ा था, इसमें प्रमोशंस भी थी कुछ लोगों की मेजर जनरल के रैंक पे, जो बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उसके साथ साथ ये भी कि एक सर्कुलर पोस्टिंग थी जिसमें काफी सारे लोगों ने पहले पेशावर मूव होना था, फिर पेशावर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से कराची, एक सर्कुलर मूवमेंट, और कराची वाले हजरत ने इधर आना। तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। सो GHQ को लाजमन जल्दी होती है इन चीजों की कि आप जल्दी कर दें ताकि एग्जीक्यूट हो सके और टाइम इसमें ज्यादा जाया ना हो। सही। तो वो अमूमन कोशिश करते हैं कि इसकी कोऑर्डिनेशन जबानी कर ली जाए, बाद में फिर देखा जाए। तो कहीं कोई इसमें खराबी हुई है। अब चीज ये है कि इसको इस तरह तूल देने से जितना लंबा हुआ किस्सा उतनी कहानियां इससे ज्यादा बननी शुरू हो गई। अब उसमें इतनी अफवाहें, कई लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे तो इल्म नहीं है इसका, लेकिन वो कहानी सुन के हैरानी हो जाती कि इसकी बुनियाद क्या थी, कहाँ से निकली है कहानी। बिल्कुल। अब मसला ये है कि अगर हम इसी इशू को ले लें कि ये प्राइम मिनिस्टर भी इनके गालबन इंटरव्यू करेंगे या कोई करेंगे, और कल को ये जो आर्मी ने जिसको रिकमेंड किया था वो नहीं होता, कोई और होता है, तो फिर साल बाद, 2 साल बाद जब किसी और की अगर हुकूमत आ जाती है तो वो शख्स मुतनाज़ा रहेगा। उसको हमेशा ये समझा जाएगा कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटी है, बिल्कुल, नैब के चेयरमैन की तरह, और इसी तरह इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तरह। क्यों कि ये तो बड़ा देख के उन्होंने नाम ही बदल दिया था, आर्मी की रिकमेंडेशन तो थी ही नहीं। तो वो बड़ा बुरा हो सकता है, बड़ा खराब हो सकता है कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं वो उसको पॉलिटिसाइज करके तो उसको ऑलमोस्ट नकारा कर दें, वो अपना काम भी अच्छी तरह ना कर सके, क्योंकि बाहर उसकी पाकिस्तान के अंदर रेपुटेशन खराब कर दी जाए। बिल्कुल सही। तो ये इनको सोचना चाहिए था कि ये अदारा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इस तरह का खेल तमाशा किया जाए। बेहतरीन था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जिस दिन मुलाकात हुई थी उसके फौरन बाद ये मसला हल कर दिया जाता, खत्म कर दिया जाता। अच्छा, बड़ा बदकिस्मती जी
जी बिल्कुल, जिस तरह से ये तोल पकड़ गया। अच्छा अतर काज़मी साहब, 3 तरीके होते हैं ना गालिबन। एक तो ये कि जो जनरल साहब ने भी कहा कि आर्मी चीफ बताते हैं 3-4 लोगों को रेकमेंड किया जाता है फौज की जानिब से, क्योंकि जाहिर है आर्मी चीफ ने जो 30, 32, 34 साल बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया होता है कि कौन सा प्लेयर कौन से स्पॉट पर बेहतरीन खेलेगा, तो जाहिर है वो बड़ा जो उनके हैंड पैक 3-4 नाम होते हैं लोग, वो बड़े बेहतरीन होते हैं उस रोल के लिए, परफेक्ट फिट करार दिए जाते हैं, जिनमें से एक शख्स को चूज कर लिया जाता है। दूसरा तरीका ये कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से समरी मूव हो जाए, और तीसरा ये कि जो नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को, गालिबन वो उनके दूर पार के कोई जानने वाले भी थे, उनको डीजीआई मुकर्रर कर लिया फौज से बातचीत करके। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी शम्स साहब को एक दफ़ा किया था। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या ये स्पेकुलेशन दुरुस्त है? इमरान खान साहब के करीबी क्वार्टर्स तो कहते हैं कि उनका कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन जनरल साहब की बात में भी वजन है कि अगर वो उनको नहीं करते और किसी और का नाम आता है तो ये तो थोड़ा सा पॉलिटिकली वो हो जाएगा, मुतनाज़ा बात हो जाएगी। क्या कहते हैं? जी देखिए, जिस तरह आपने जिक्र किया ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब का और जनरल कल्लू का जिक्र किया, जिनको रिटायरमेंट के बाद बीबी ले आई थी। अब वो जो दोनों तजर्बे थे ना, इमरान खान साहब सियासी तौर पे लोग उनको अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो अपनी सियासत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। उनको पता है कि आईएसआई चीफ की उसी वक्त तक पावर होती है जब तक उसके पीछे आर्मी खड़ी है। अगर आर्मी ना खड़ी हो तो जनरल ज़ियाउद्दीन की तरह आप उसको आर्मी चीफ भी बना दें तो एक कप्तान आके पकड़ के उसको ले जाता है। तो उनको इस चीज का पता है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो अपने सियासी फायदे के लिए उनको रोक रहे हैं, वो मेरे ख्याल में उस आर्ग्यूमेंट में वजन नहीं है। जहां तक ये ताल्लुक है कि अब एक बंदे का नाम आर्मी ने अनाउंस कर दिया, और जहां तक मेरी मालूमात है उस हवाले से पहले जो वर्बल कम्युनिकेशन भी हुई आर्मी चीफ और वजीर आजम के दरमियान। अब जब चीजें एक दफा ओपन में आ गई और आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए जिन्होंने इसका फायदा उठाना है, इसके ऊपर उन्होंने अपनी अपनी झूठी खबरें भी तराशनी है, तो फिर आपने उनको मौका दिया। तो इस वक्त जो बार बार ये कहा जा रहा है ना कि जी आर्मी चीफ के और प्राइम मिनिस्टर साहब के ताल्लुकात मिसाली, भाई वो मिसाली होंगे, वो मतलब पर बात यहाँ पे समझने की ऐसी है कि ये कोई इमरान और जो कमर कोई ऐसे दोस्त तो नहीं है जिन्होंने माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ऐसे लिखना है। ये एक इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कमर बाजवा साहब जो है वो 5 लाख की फौज है उनके पीछे, और जनरल साहब मुझसे ज्यादा समझते हैं। अक्सर ये लोग इस चीज का लोगों को समझ नहीं और इदराक नहीं है। फौज के अंदर प्रेशर नीचे से ऊपर आता है, रैंक एंड फाइल से ऊपर प्रेशर जाता है। जो ऊपर जो आपकी बैठी होती है लीडरशिप, जिस जनरल के कहने के ऊपर हजारों और लाखों जवान और अफसरान हर वक्त तैयार होते हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, जब वो ये देखते हैं कि उस जनरल के साथ ये किया जा रहा है कि उसको इस तरह मुतनाज़े बनाया जा रहा है और आप इदारे के साथ इस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो फिर इदारे के अंदर भी एक सेंटिमेंट आता है। तो बाजवा साहब के और इमरान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात होंगे, लेकिन देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि इस सारी सूरत हाल की वजह से फौज के अंदर एक तरह से बदमजगी फैली है। वहां पे दीगर लोग भी हैं और वो ये समझते हैं कि हुकूमत जान के डिले कर रही है सिर्फ अपना हाथ ऊपर रखने के लिए, अपना ये शो करने के लिए कि हमारे पास चीजें, हमारी पावर है। लेकिन इससे अगर किसी को नुकसान होगा तो सियासी तौर पे इमरान खान साहब को नुकसान होगा, और मुल्क, आखिर में मैं खत्म इस पे करूंगा, हमारे मुल्क को नुकसान होगा। आप उस इदारे को देख लें जिस इदारे की कारकर्दगी अफगानिस्तान के अंदर पूरी दुनिया 40 ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों से बेहतर थी। वो कोई ना कोई तो उसमें बात थी ना कि वो बेहतर है, उसको ऐसे आप मुतनाज़े बना रहे हैं। और अब उसमें कोई भी नया चीफ आएगा, जो भी शख्स आएगा उसके ऊपर प्रेशर भी होगा और उस हवाले से उसकी कारकर्दगी भी मुतासिर हो सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा जहल साहब, एक ये भी बहुत एक तासुर पाया जाता है कि कुछ लोग तो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते आए हैं, और इस पर्टिकुलर केस में भी जिस तरह फवाद चौधरी साहब हैं या शेख रशीद हैं या दीगर जो कुछ नाम लिए जा रहे हैं कि जिन्होंने बहुत पॉजिटिव अपना इनपुट दिया इस हवाले से कि इदारों की मजबूती में ही कौमी सालमियत का राज पोशीदा है, और इमरान खान साहब से बेहतर मेरा नहीं ख्याल कोई इस चीज़ को समझता भी हो, जितनी वो पाकिस्तान की फौज के साथ हमेशा उनको ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं और ऐसे ऐसे फोरम्स पर पाकिस्तानी फौज को खुलकर उनको दाद और तहसीन देते हैं जहां पर हमारे माजी के हुक्मरानों की थर थर टांगें कांपती थी कि नहीं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज का नाम भी नहीं लेना। आपको क्या लगता है कि कुछ शरपसंद अनासर, आपको लगता है कि फिर वजीर आजम साहब के इर्द गिर्द कोई मौजूद हैं जिनके पोलिटिकल स्टेक्स अपने जीरो हैं और वो थोड़ी सी इस चीज को तूल देने में उनका शायद कोई रोल हो? क्या कहते हैं आप? देखिए, हो सकता है लोग इनके वो जो सिविल सर्विसेज के आदम साहब हैं, इनके साथ बहुत सारे लोग उनका नाम देते हैं,
लेकिन चीज ये है कि क्या इमरान खान खुद इस मामले की नजाकत, इसके जो मुज़मरात हो सकते हैं, फॉलो आउट हो सकता है, वो खुद उसको नहीं समझते कि किसी के कहने के ऊपर वो इतने पाबंद हो गए उसके कहने के। तो यूं लगता है जैसे कोई डिवाइन ऑर्डर था जिसके ऊपर वो बिल्कुल कायम हो गया। वो मेरा ख्याल है ये ऐसा नहीं है। ये मोस्ट प्रॉब्ली उनकी अपनी सोच या अपना ही फैसला होगा। किसी ने तजवीज किया होगा, कहा होगा, वो जेन में क्लिक कर गई चीज और कह दे। वरना मेरा नहीं ख्याल कि किसी के कहने पे कोई शख्स इस तरह, जबकि इतना बड़ा वाकया हो, मसला हो और पूरी मीडिया उसको डिस्कस कर रहा है, अखबारों की जीनत बनी हुई है, भारत का मीडिया उसको डिस्कस कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर को इतना पता ही नहीं चल रहा हो कि इससे क्या प्रॉब्लम उठ रही है। लेकिन ये है कि ये अर्बन अपनी सोच है और किसी ने तजवीज जरूर की होगी, उसके बाद उन्होंने चीज को अपनाया, समझा और उसके बाद लेके चल पड़े, जो गलत है। मैं समझता हूँ कि इसका हसासियत ये कहती है कि इसको बहुत जल्दी निपटा। बिल्कुल सही है जी। और जितनी देर हो रही है, जाहिर है कि हुकूमत को सियासी और पाकिस्तान को एक कौमी सतह पर एक स्टेबिलिटी का तासुर जाना चाहिए आलमी सतह पर, वो नहीं जा पा रहा। एक कंफ्यूजन का सा समा पैदा हो गया है। और जाहिर है स्टॉक मार्केट पे आप देखें पूरा हफ्ता एक मंदी का सा ट्रेंड देखने में आया जनरली। सो ये जाहिर है कि पाकिस्तान के हक में उतना ही बेहतर है जितना जल्दी इस पर कोई फैसला ले लिया जाए इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम इशू पर बात करेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी DGISI की तैनाती के हवाले से कि उनका नोटिफिकेशन जितनी जल्दी जारी हो जाए उतना ही इंशाल्लाह पाकिस्तान के मफाद में है और पाकिस्तान की कौमी सालमियत का उतना ही स्ट्रॉन्ग मैसेज इंशाल्लाह जाएगा। और जो भी ऑफिसर इंशाल्लाह नए DGISI होंगे, हमारा दुश्मन खातिर जमा रखे कि द टी इज स्टिल गोइंग टू टेस्ट फैंटास्टिक इंशाल्लाह। जनरल साहब और अतर काज़मी साहब, अब आखिरी सेगमेंट में हम क्विकली बात करते हैं जी महंगाई पर। अतर काज़मी साहब, आपसे जरा बात का आगाज करते हैं। चूंकि आप बरतानिया में मौजूद हैं, तो बताइए कि आलमी सतह पर इस वक्त क्या महंगाई की सूरत हाल है और पर्टिकुलरली बरतानिया में आप कैसे देख रहे हैं की सूरत हाल को? दुनिया भर में जो इकोनॉमीज हैं वो उससे मुतासिर हुई हैं। अगर आप बरतानिया की बात करें तो इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो एक दहाई के दौरान सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो इस वक्त यहाँ पे पेट्रोल तकरीबन 350 से 400 रुपए तक लीटर है। उसके अलावा फूड की जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। अब यहाँ पे जो मैं ये मिसालें दे रहा हूँ, इसका मतलब कोई पाकिस्तान से कंपेयर करना नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स कम कमा रहा है और उसकी मुश्किलात हैं, इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर से उसकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक बाखबर सहाफी हैं, मैं भी एक सहाफी हूं, हमारा फर्ज बनता है कि जो मालूमात हैं हम उसको दयानतदारी से लोगों तक पहुंचाएं। ये कहना कि जी पेट्रोल बम गिरा दिया, महंगाई का बम गिरा दिया, ये डायलॉग फिल्मों में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन सहाफत में आपको फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखने पड़ते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर महंगाई की ये हालत है कि बरतानिया के अंदर फैक्ट्रीज, जी इंडस्ट्रीज ने हुकूमत को कहा है कि हमारे गैस के बिल आप दें, अगर आप बिल नहीं दे सकते तो हम इंडस्ट्री बंद कर देंगे। गैस की कीमतों में 400 गुना इजाफा हो चुका है एक साल के अंदर। बहुत सारी कंपनियां जो गैस सप्लाई करती थी वो कंपनियां बंद हो गई हैं। इतनी बुरी हालत है कि इस वक्त हुकूमत ये प्लान बना रही है हंगामी बुनियादों पे कि सर्दियां जो आ रही हैं उसके अंदर किस तरीके से लोगों को तवानाई पहुंचाई जाएगी। और पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान आपको 2-2 घंटे पेट्रोल पंपों के ऊपर खड़े होकर पेट्रोल मिलता था। तो ये बरतानिया वो मुल्क जिसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, जिसके गोल्ड रिजर्व्स कितने ज्यादा हैं और जो कितना तरक्की याफ्ता है, ये मैं आपको उसकी मिसाल दे रहा हूं। पाकिस्तान को ये किस तरह मुतासिर करेगा, आप सब लोग खुद इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। जनरल साहब, आपका योर लास्ट कमेंट ऑन द टॉपिक, क्या लगता है आपको कि महंगाई का तूफान, वो जो नैयर बुखारी साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे, जो पीपल्स पार्टी के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हैं, कि महंगाई का जिन इस हुकूमत को खा जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो प्रोपेगेंडा है जो कि ऑपोजिशन कर रही है। ऑपोजिशन ये इंप्रेशन दे रही है कि ये हुकूमत ही जिम्मेदार है, इन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इन्होंने ये वादा किया था, वो वादा किया था, देख लिया, अब ये बिल्कुल आपको भूल गए और अवाम का बेड़ा गर्क करके रख। अब चीज ये है कि इसमें 2 इश्यूज हैं। एक तो एक इंटरनेशनल हालात जो हैं, जैसे कि अतर बता रहे थे और मुझे भी पता है मुख्तलिफ मुल्कों से जो इतला मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जिन मुल्कों में इकोनॉमी अच्छी है वहां वो रिलीफ देते हैं अपने लोगों को सब्सिडीज के जरिए।
ठीक। यहाँ ये मुल्क कर्जों पे जी रहा है और आप सब्सिडी दे नहीं सकते, जो कर्जे देते हैं वो भी आपको ये सब्सिडी नहीं देने देते। और वैसे भी जो मकरूज मुल्क हो उसकी इस्तात ही नहीं इतनी होती कि हर चीज में सब्सिडी दे दे। बिल्कुल। लिहाजा ये अगली हुकूमत अगर मिसाल के तौर पे किसी और की पार्टी की भी आ भी जाए तो वो भी कुछ नहीं कर सकेगा। इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए और सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिल के बैठ के कर्ज उतारने के लिए स्ट्रेटजी वर्कआउट करनी चाहिए और इनको वर्कआउट करना चाहिए कि जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उनका सर्कुलर डेट वगैरह ये सारी चीजें या आपका ट्रेड डेफिसिट जो है इनके लिए जब तक एक मुश्तरका स्ट्रेटजी नहीं होगी, क्योंकि वरना कल इमरान खान बैठ के अगर वो अपोजिशन में चला जाता है तो वो इनको एक्सप्लॉइट करेगा कि जी हाँ आप लोगों को भूखा मार रहे हैं, क्योंकि आज उसको उन्होंने कटहरे में खड़ा किया हुआ, कल वो करेगा। तो लोग तो फिर लोग तो टकरे मारेंगे इसी तरह। अच्छा, लेकिन जहर साहब इसमें एक चीज है कि इमरान खान साहब को भी हुकूमत में आने के बाद बहुत सारी चीजें अब समझ आई है ना, जिस तरह वो भी पेट्रोल जब महंगा होता था या चीनी, आटा, दाल, घी, तो उस वक्त वो भी सड़कों पर एहतजाज करते थे। ही ऑल्सो यूज्ड टू मेक इट टू द स्ट्रीट्स कि जी महंगाई का जो तूफान है वो ना मंजूर। तो ये अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हुकूमत, अब इमरान खान साहब की जमात को भी समझ आई होगी ना कि हर चीज फिर हुकूमत की करप्शन की वजह से नहीं हो रही होती, ये थोड़ा सा आलमी सतह पर जो महंगाई का उतार चढ़ाव है उससे भी फर्क पड़ता है। क्या ख्याल है? देखिए, इनके साथ असद उमर थे और कई लोग थे जो कि इन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते। असद उमर जिस कंपनी का प्रेसिडेंट था उस कंपनी का एलएनजी टर्मिनल भी मौजूद है यहाँ पे, जिसका मसला एंग्रो टर्मिनल है इनका। ये तो दिन रात इन चीजों को डील करते थे। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इमरान खान अगर वो ये कहते थे कि जी वजीर आजम चोर है तभी ये बढ़ रही है कीमत, और असद उमर और दूसरे लोग उनको बताते नहीं थे कि ऐसे नहीं ऐसे है। ये तो पार्टी के अंदर चीजें डिबेट होनी चाहिए थी ताकि आप अपने लिए कुछ स्ट्रेटजी वर्कआउट करके आते, क्योंकि लोग तो आपको आपके कही हुई बातें याद कराएंगे बिल्कुल, और उससे शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि आपने बड़े बड़े दावे या बड़ी बातें ऐसी की बिल्कुल, जो आज आप नहीं कर सक रहे, तो लोग आपको कन्फ्रंट करेंगे। बिल्कुल। ये तो अच्छा काम नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। अतर काज़मी साहब, जनरल अमजद शुएब साहब, आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की गुफ्तगू आपने सुनी। बात तो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के हक में क्या बेहतर है, अब उसके लिए हुकूमत को फौरी तौर पर कोई रेडिकल मेजर्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि